नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इतिहास सिर्फ सूखी तारीखों का कोई उबाऊ पुलिंदा नहीं होता, है ना? ये तो एक बेहद रोमांचक, एकदम जीता जागता सफर है। आज हम भारत की कहानी की परतों को खोलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। प्राचीन भूविज्ञान से लेकर आधुनिक राजनीतिक उथल-पुथल तक। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अलग-अलग कालखंड मिलकर आज के हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, प्राचीन नवाचार और प्रणालियां। दूसरा, आस्था, कला और वास्तुकला। तीसरा, औपनिवेशिक आर्थिक मशीन। और आखिर में, स्वतंत्रता संग्राम की बुलंद आवाजें। आइए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, प्राचीन नवाचार और प्रणालियां, जहां हम अपने पूर्वजों की शानदार बौद्धिक क्षमता को खंगालेंगे। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प जैविक पहेली से। जरा सोचिए, क्या मीठे पानी की डॉल्फिन जो आज नदियों में तैरती हैं, प्लिस्टोसीन युग के किसी बहुत बड़े भूवैज्ञानिक रहस्य को सुलझा सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? इसका जवाब है हाँ। प्लेटानिस्ता प्रजाति की नदी डॉल्फिन ठीक यही साबित करती हैं। वैज्ञानिकों ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि सिंधु नदी और गंगा नदी की डॉल्फिन जेनेटिकली एक दूसरे के बेहद करीब हैं, मतलब बिल्कुल सगे संबंधियों जैसी। ये इस बात का बहुत बड़ा और ठोस सबूत है कि बहुत पहले सिंधु और गंगा का नदी तंत्र आपस में जुड़ा हुआ था। बाद में बड़े बड़े भूवैज्ञानिक बदलाव हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं और ये विशाल एकीकृत नदी तंत्र अलग अलग हो गया। और जब हम इन प्राचीन नदियों की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हमारे पास इनके शानदार लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। अगर हम ऋग्वेद के नदी सूक्त जैसे ग्रंथों को देखें, तो वो प्राचीन भूगोल का आज के समय से एकदम सटीक मिलान करते हैं। जैसे प्राचीन काल की जो वितस्ता नदी थी, वो आज की झेलम है। असिकनी आज चिनाब के नाम से जानी जाती है और परुष्णी ही हमारी आज की रावी नदी है। वैसे इसी ऋग्वेदिक काल में खेती का भी जबरदस्त विस्तार हुआ था। और पता है कैसे? अश्म चक्र यानी पत्थर की घिरनी की मदद से। इससे कुओं से पानी निकालकर सिंचाई करना आसान हो गया, जिससे खेती सिर्फ नदियों के किनारे तक सीमित न रहकर दूर दूर तक फैलने लगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारी सभ्यता कैसे एक व्यवस्थित आकार ले रही थी। हड़प्पा सभ्यता को ही देख लीजिए, उनके घरों में स्पिंडल व्हर्ल मिले हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि सूत काटना घर घर में होने वाला एक आम काम था। इसके अलावा उनके पास जो मापक और बाट थे, वो इतने सटीक थे कि आज भी हैरानी होती है। ये व्यापार के लिए उनके उच्च वैज्ञानिक मानकीकरण को दिखाता है। घरों में प्राइवेट कुएं और नहाने के चबूतरे, ये सब व्यक्तिगत संपत्ति की सोच की तरफ इशारा करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पाली ग्रंथों में कहापण जैसे स्टैंडर्ड सिक्कों का जिक्र मिलने लगता है। यानी हम वस्तु विनिमय को पीछे छोड़कर एक प्रॉपर मुद्रा आधारित शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। सच में ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ रही है, तो गणित पीछे कैसे रह सकता है? दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम के सफर को देखिए। भारत में इसका सबसे पुराना शिलालेखीय प्रमाण 595 ईस्वी के गुजरात के मंकड़ी प्लेट्स में मिलता है। 9वीं शताब्दी आते आते तो पूरे भारत में इसका इस्तेमाल एकदम आम हो गया था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये कि 683 ईस्वी तक कंबोडिया के संबोर शिलालेख में भी ये सिस्टम साफ दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत का ये गणितीय ज्ञान कितनी तेजी से और कितनी दूर तक फैल रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, आस्था, कला और वास्तुकला। एक ऐसी सांस्कृतिक विविधता जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां मैं आपका ध्यान एक और रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जो अक्सर हमारी प्राचीन कलाकृतियों में छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांची और भरहूत की शुरुआती बौद्ध कलाओं में एक खाली सीट या सिंहासन का असल में क्या मतलब हो सकता है? इसका जवाब है वज्रासन। आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरुआती बौद्ध कलाओं में भगवान बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया जाता था। वो लोग प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। बोधि वृक्ष के नीचे बनी एक खाली सीट दरअसल बुद्ध के गहन ध्यान और परम ज्ञान की प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट का प्रतीक थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पहले उपदेश को एक पहिए से और महापरिनिर्वाण को एक स्तूप के जरिए दर्शाया गया था। और इस दौर की कलात्मक अभिव्यक्ति वो तो बस सांस से रोक देने वाली थी। निचले कृष्णा घाटी में बना अमरावती स्तूप इतना विशालकाय था कि अपने चरम पर यह सांची के स्तूप से भी काफी बड़ा था। जरा कल्पना कीजिए उसके साइज की।
वहीं अगर आप मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं में हल्ली सालस्य भित्ति चित्र को देखें तो उसमें एक बेहद आनंदित एकदम जीवंत लोक नृत्य दिखाई देता है। वास्तुकला की बात करें तो हुच्ची मल्लीगुड़ी और देवगढ़ के दशावतार मंदिरों पर नागर शैली के वो ऊंचे घुमावदार शिखर, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि उस समय की तकनीकी और रचनात्मक क्षमताएं आसमान छू रही थीं। और ये गहरी समझ सिर्फ पत्थरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि संगीत की धुनों में भी रची बसी थी। अगर आप ध्यान दें तो उत्तर भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग बिलावल और दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत का राग धीर शंकराभरणम, ये दोनों बिल्कुल समान हैं। दोनों का जो बेसिक स्केल या स्वरग्राम है वो एक ही है। इन्हीं महान शास्त्रीय परंपराओं से आगे चलकर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे दिग्गज निकले, जिन्होंने जयपुर अतरौली घराने की जटिल और बारीक शैलियों में महारत हासिल की। ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति अलग अलग होते हुए भी कितने गहरे धागों से आपस में जुड़ी हुई है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, औपनिवेशिक आर्थिक मशीन। यहां हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने दोहन और नियंत्रण का एक पूरा जाल बिछाया था। अब इस जानकारी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली संख्या, 1 शिलिंग 6 पेंस। साल 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रुपए और स्टर्लिंग के बीच इस विनिमय दर को यानी एक्सचेंज रेट को कृत्रिम रूप से फिक्स करने की सिफारिश की थी। लेकिन सवाल ये है कि इस रेट को मार्केट के भाव से ऊपर क्यों सेट किया गया। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने ये नीति इसलिए अपनाई ताकि वो अपने होम चार्जेस का जो भारी भरकम बोझ था उसे कम कर सकें। आसान भाषा में कहें तो भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले प्रशासनिक खर्च और कर्ज का भुगतान करना अंग्रेजों के लिए सस्ता हो गया। लेकिन इसका सीधा नुकसान भारत को हुआ। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आर्थिक दोहन का एक बहुत ही सुविचारित तरीका था। और उनका ये कंट्रोल सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुका, इसे जमीन और समाज में भी बहुत गहरे तक लागू किया गया। जैसे 1856 में अवध पर कब्जा करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने एक समरी सेटलमेंट लाद दिया। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर स्थानीय ताल्लुकदारों को बाहरी मान लिया और उन्हें उनकी ही जमीनों से बेदखल कर दिया। उनके किले तुड़वा दिए गए और अंग्रेज सीधे किसानों से टैक्स वसूलने लगे। इसके अलावा समाज को राजनीतिक तौर पर बांटने के लिए 1919 के मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधारों में अलग अलग निर्वाचक मंडलों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दायरा बढ़ा दिया गया। इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट मकसद था उस समय जो भारतीय राष्ट्रवाद बड़ी तेजी से एकजुट हो रहा था उसे बीच में ही तोड़ देना। ये हमें लाता है हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें, जहां हम जमीनी प्रतिरोध और उसमें आए वैचारिक विभाजनों को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर लोग इसका जवाब कैसे दे रहे थे। इन दो अहम किसान आंदोलनों की तुलना करना यहां बहुत जरूरी है। एक तरफ था 1921 का एका आंदोलन जो अवध में हुआ था। ये मुख्य रूप से स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था जो तय दर से 50% से भी ज्यादा यानी आधा से भी अधिक अत्यधिक लगान वसूल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1928 के बरदोली सत्याग्रह को देखें तो वो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक संगठित अभियान था, क्योंकि सरकार ने जमीन के टैक्स में 22% की एकदम अनुचित बढ़ोतरी कर दी थी। दोनों ही खेती से जुड़े आंदोलन थे, लेकिन फोकस अलग था। एक में लड़ाई जमींदारों के लालच के खिलाफ थी तो दूसरे में सीधे औपनिवेशिक राज्य की पॉलिसियों के खिलाफ। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल सीधा और सरल नहीं था। कई जटिल वैचारिक मतभेद थे। इसे हम 1939 के चुनाव से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो शानदार तरीके से जीत लिया, लेकिन वो महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाए। इस तनाव की वजह से कांग्रेस के भीतर का जो वामपंथी गुट था वो बढ़ गया। जयप्रकाश नारायण जैसे जो प्रमुख समाजवादी नेता थे, उन्होंने बोस के कट्टरपंथी रुख का साथ देने के बजाय कांग्रेस पार्टी की पूरी एकता को बनाए रखने को ज्यादा प्राथमिकता दी। और इसी गहरे वैचारिक टकराव का नतीजा था कि सुभाष चंद्र बोस को अंततः फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करनी पड़ी। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अतीत के इन अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को समझने से, चाहे वो हमारी प्राचीन गणितीय प्रतिभा हो, बौद्ध कला के शांत प्रतीक हों या फिर उपनिवेशवाद के खिलाफ उठी एकजुट आवाजें, हमें आज के इस आधुनिक उपमहाद्वीप की एक बहुत ही गहरी और साफ समझ मिलती है।
ये सिर्फ इतिहास की कुछ रैंडम घटनाएं नहीं हैं, ये वो नींव की ईंटें हैं जिन पर हमारी आज की सच्चाई खड़ी है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा कि हमारे इतिहास की ये जो अंश हैं, वो आज भी अनजाने में हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी सोच और हमारी राजनीति को कैसे दिशा दे रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहें और ज्ञान के इस सफर में हमेशा जिज्ञासु बने रहें।